जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग बायोलॉजी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खासतौर से यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन और अदर स्टेट पीसीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने जा रहा है, जो कि जीव विज्ञान के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एसएससी से लेकर यूपीएससी तक के भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के विषय में। जो पहला सब चैप्टर है वह है जीव विज्ञान के उपशाखाओं के विषय में। सारे उपशाखाओं को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक भी है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाओं के विषय में। देखिए, विज्ञान आपको पता है, विज्ञान शब्द का जो अगर परिभाषा देखा जाए तो बिल्कुल सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही या अनुभव के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञान इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंस। और जो नेचुरल साइंस है, जिसको बोलते हैं प्रकृति विज्ञान, देखिए दो पार्ट में जो विज्ञान है, इसको दो पार्ट में। एक हो गया नेचुरल साइंस, जो सेकंड हो गया सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो आप हिस्ट्री पॉलिटी इन्वायरमेंट ये सब पढ़ते हैं, ये सब सोशल साइंस के अंतर्गत आ गया। हिस्ट्री पॉलिटी ओके, सोशल साइंस हो गया, ठीक है। नेचुरल साइंस में इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकृति विज्ञान। वहीं पर सोशल साइंस जो कि होता है सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान। और नेचुरल साइंस को भी दो शाखाओं में बांटा गया है, एक तो फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे फिर उपशाखाओं में भी विभाजित हो गया है। तो बस इतना ही जानिए, नेचुरल साइंस को भी फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान जो कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। उनका नाम क्या था? लैमार्क और ट्रेवी रेनस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जो जियोलॉजी शब्द का अध्ययन करता है वो जीवित और मृत जानवरों दोनों का जियोलॉजी शब्द अध्ययन करता है। ये पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा सही सुमेलित करना, देखिए इसके बाद हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे जूलॉजी होता है विभिन्न प्रकार के जंतुओं और का विस्तृत अध्ययन, इस सारा क्वेश्चन में आ जाएगा। जहाँ पर मुझे लगेगा कि एड ऑन करना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताना है, उसको भी हम लोग बता देंगे। लगभग 100 के नियर अबाउट ऐसे शाखाओं को देखेंगे, जो विज्ञान की शाखाओं और उपशाखाओं को, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से अगर आप कहीं भी अगर जा रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारा शाखाएँ उपशाखाओं हैं। हर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे अलग अलग तरह की दवाएं मेडिसिन दिया जाता है, तो जानना भी ज़रूरी है। ह्यूमन लाइफ में भी बहुत सारा यूज होता है। तो देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं। पहला जो कि पक्षी के अध्ययन को बोलेंगे, ऑर्नियोथोलॉजी जो कि पक्षी के अध्ययन करते हैं, ऑर्नियोथोलॉजी। इसके अलावा देखिए जेनेटिक्स जो कि बोलते हैं वंशागति। पर्यावरण के अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को इंग्लिश में बोलते हैं पेलियोबायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। अभी और एंथोलॉजी और ऑर्नियोथोलॉजी में कंफ्यूजन नहीं होना, एंथोमिस होता है पुष्प से संबंधित है, ठीक है। लॉजी वर्ड जहाँ पे वो लास्ट में वर्ड होता है, लॉजी मिस होता है स्टडी से संबंधित होता है, स्टडी से, ये रूट वर्ड है। बाकी जो नेक्स्ट का जो स्टार्ट का जो वर्ड है उसका भी मीनिंग अलग अलग होता है। तो ऑर्नियोथोलॉजी होता है पक्षी से संबंधित हो गया। एंथोलॉजी मिस होता है पुष्पों का अध्ययन। कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटमोलॉजी। देखिए बहुत ही थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। और जो जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों को अध्ययन करता है उसको बोलते हैं जननांकी, ठीक है। इसके अलावा बॉटनी को आपको पता है, जो विभिन्न प्रकार के पादप और उनके क्रियाकलापों को अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी, ठीक है। और पोलियो बॉटनी को होता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन को बोलते हैं पोलियो। जैसे पोलियो बायोलॉजी है, जिस जीवाश्म का अध्ययन हो गया, वहीं पर पादप जीवाश्मों का अध्ययन करना है तो पोलियो क्या बोलते हैं? पोलियो बॉटनी, जो कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन। इकोलॉजी आपको पता है, जेनेटिक्स आपने अभी देखा है जस्ट। इसके अलावा फिजियोलॉजी एक वर्ड होता है, फिजियोलॉजी जो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन को बोलेंगे फिजियोलॉजी। पैडोलॉजी वर्ड जो कि यूज किया था, पैडोलॉजी जो कि आगे देखने को मिलेगा। पैडिस में होता है मृदा से संबंधित होता है, तो पेडियोलॉजी वर्ड होता है। पोडियोलॉजी जो कि मृदा और मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि से संबंधित है, पोडियोलॉजी। फिजियोलॉजी आपको पता है, जो कि शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन करता है। वहीं पर देखिए विभिन्न सांस्कृतिक वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को बोलते हैं एथनोलॉजी।
और जीव जगत में होने वाले कार्य, गुण, सिद्धांत, पद्धति के अध्ययन को, पद्धति के इस ज्ञान के मशीनी जगत में उपयोग को बोलते हैं बायोनिक्स। ठीक है, बायोनिक्स हो गया। और इसके अलावा जेरेंटोलॉजी होता है जो कि मनुष्य में वृद्धावस्था या काल प्रभाव के सामाजिक, जो मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन को बोलेंगे जेरेंटोलॉजी। ठीक है, तो साथ ही साथ एड ऑन करते हुए चले जा रहे हैं जेरेंटोलॉजी, जो कि वृद्ध मनुष्य में जो वृद्धावस्था हो गया, उनके अंदर काल प्रभाव के अंदर सामाजिक जो पहलू हैं उनके विषय में अध्ययन करने को जेरोलॉजी बोली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो बायोनिक्स आपने देख लिया। एक होता है बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स होता है कि जो जीवधारियों और उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन करने को बायोनोमिक्स बोलते हैं। इसका देखिए पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन को बोलेंगे फोसिल्स प्लांट का अध्ययन करता है पोलियो वनस्पति। रेशम कीट के पालन को बोलते हैं सेरिकल्चर। मधुमक्खी के पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। वहीं पर देखिए फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर, और फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजी बोलते हैं। पिसिकल्चर जो कि मछली पालन को बोलते हैं पिसिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो बोलते हैं बागवानी, फूल, फल, सब्जी की कृषि को बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को बोलेंगे ओलेरिकल्चर, जो कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को। लेक्सिकोग्राफी जो कि शब्दों का संकलन, संयोजन। फिलोलॉजी भाषा की संरचना, विकास और इतिहास का अध्ययन को बोलेंगे फिलोलॉजी। आइकोनोग्राफी जो कि प्रतिमाओं, चित्रकला का अध्ययन को बोलेंगे आइकोनोग्राफी। ठीक है, इसके अलावा देखिए अंगूर की खेती को विटिकल्चर बोलते हैं। कीटों संवर्धन को बोलते हैं, कीट की वृद्धि करने के विज्ञान को कीटों संवर्धन बोलते हैं। ठीक, वर्मिकल्चर जो कि अर्थवर्म की प्रयुक्त वर्म होता है वर्मिकल्चर। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में जो कि जेरेंटोलॉजी, जो कि वृद्धों के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। मायोलॉजी होता है, एक देखिए वर्ड होता है मायोलॉजी। मायोलॉजी जो कि वर्ड मनुष्य की जो पेशियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं मायोलॉजी, पेशियों के। वहीं पर मैमोलॉजी, मैमोलॉजी जो कि होता है स्तनधारी के लिए, स्तनधारी के लिए। बायोनोमी होता है जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन को बायोनोमी। और बायोमेट्री वर्ड जो कि आपको पता है गणित और सांख्यिकी की तकनीकों की जीव विज्ञान हो गया। इसी तरह वर्ड आ गया फ्रेनोलॉजी, PHRENOLOGY, फ्रेनोलॉजी जो कि वर्ड होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की जो क्रियाशीलता है उनका अध्ययन को बोलेंगे फ्रेनोलॉजी हो गया। एंथोलॉजी आपको पता है फूलों के अध्ययन को हो गया। और एग्रोस्टोलॉजी एक वर्ड होता है AGROSTOLOGY, एग्रोस्टोलॉजी होता है घास से संबंधित अध्ययन को। और पेलियोनोलॉजी होता है जो कि विभिन्न प्रकार के परागणों को अध्ययन को बोलते हैं पेलियोनोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो कि कैंसर से संबंधित होता है। टोरंटोलॉजी एक वर्ड होता है जो कि शरीर विकास में जो आने वाली असमताओं के अध्ययन को बोलेंगे टेरंटोलॉजी, TERATOLOGY। और कॉन्ड्रोलॉजी वर्ड होता है CHRONDROLOGY, क्रोनोलॉजी होता है उपास्थि से संबंधित अध्ययन को बोलेंगे कॉन्ड्रोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होता है, ऑस्टियोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड OSTEOLOGY, ऑस्टियोलॉजी वर्ड होता है जो कि अस्थियों का अध्ययन करने को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। वहीं पर सेरोलॉजी वर्ड होता है जो कि रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन को सीरोलॉजी। हेमेटोलॉजी होता है रुधिर का अध्ययन को हेमेटोलॉजी हो गया। न्यूरोलॉजी वर्ड होता है जो कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, न्यूरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरो विभाग बोलते हैं ना, न्यूरोलॉजी जो कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। वहीं पर लिथोट्रिप्सी वर्ड जो कि एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसके किरणों की सहायता से गुर्दा, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में जो पथरी को तोड़ने वाली मशीन मरीज का इलाज किया जाता है, जिसको बोलते हैं लिथोस्प्रे, LITHO, लिथोट्रिप्सी, TRIPSY, लिथोट्रिप्सी हो गया जो कि पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, उसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। पैथोलॉजी आपको पता है जो कि रोगों की प्रकृति या लक्षण और कारणों को जानने के लिए पैथोलॉजी का यूज किया जाता है। वहीं पर कुछ और वर्ड देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड हो गया पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी वर्ड देखिए PARASITOLOGY, पैरासिटोलॉजी वर्ड हो जो कि परजीवों को अध्ययन को बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। वायरोलॉजी जो कि वायरस का अध्ययन करने को बोलेंगे वायरोलॉजी, VIROLOGY, वायरस के अध्ययन करने को हो गया। बैक्टीरियोलॉजी आपको पता ही है। और इसके अलावा देखिए
चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मिर्मियोकोलॉजी। मिर्मिक्योलॉजी जो कि होता है चींटी के अध्ययन को बोलते हैं मिर्मिक्योलॉजी, ठीक है। और मलियोकोलॉजी जो कि मोलस्का और उनके खेलों का अध्ययन को हो गया, ठीक है। और मत्स्य की संरचना का अध्ययन करने को बोलेंगे इसियोलॉजी। सेरेंटोलॉजी जो कि सर्पों का अध्ययन करते हैं। हर्मेंटोलॉजी जो कि होता है उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करने को बोलेंगे हर्पेंटोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए टोटियोलॉजी होता है, TETOLOजी, टेटोलॉजी वर्ड जो कि होता है उपार्जित लक्षणों को अध्ययन करने को बोलेंगे टोटियोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग टोटल जो कि विभिन्न जीव विज्ञान की शाखाओं को देखे हैं और जो विभिन्न तरह के निम्नावली हैं उसको हम लोग देखे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ वर्ड आप देखते हैं इसमें। जेनेटिक्स का अध्ययन या जेनेटिक्स का अध्ययन आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। पेडोलॉजी जो कि मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन जो कि हम लोग देखें ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं। वहीं पर साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से जो अलग है साइकोलॉजी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इसके अलावा देखिए एरियोकल्चर होता है जो कि मृदा विहीन पादप संवर्धन को एरियोकल्चर बोलते हैं। और मोरिकल्चर एक वर्ड होता है, देखिए मोरिकल्चर, MORICULTURE, मोरिकल्चर वर्ड होता है शहतूत की खेती को। मेरिकल्चर, मोरी और मेरी में कन्फ्यूजन नहीं होना, ये मोरी है, ये में ARI हो जाएगा, मेरिकल्चर हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया जो मानव उपभोग हेतु जो समुद्री जीवों का संवर्धन किया जाता है उसके कल्चर को बोलते हैं। विटीकल्चर आपको पता ही है। और जो कि व्यापार हेतु जो सीपों में कृत्रिम प्रजनन होता है उसको बोलते हैं ओरिस्टियोकल्चर, ठीक है। तो इस तरह का पूरा कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। सारे जितने भी प्रमुख शब्दावली हैं उसको देखें हैं। वहीं पर अगर कभी आ गया एक्वाकल्चर आ गया तो जलीय जीवों का अध्ययन हो गया। एविकल्चर होता है पक्षी पालन के लिए। तो सारे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं जैव विकास के विषय में। जैव विकास के विषय में हम लोग देखते हैं जैव विकास जो कि सेकेंड चैप्टर है। इसमें देखिए तो आपको पता है जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुआ। जीवन की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है और इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन पर अगर देखा जाए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग संकल्पना को व्यक्त किए हैं और उसी में एक है रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति जो सबसे मॉडर्न है, ठीक है। और उनकी एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीव रसायन शास्त्री थे AI ऑपरिन, उनका द बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो कि आधुनिक उत्पत्ति को दर्शाता है। और द ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपा हुआ है कि जीवन जो कि प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति लगभग 4 वर्ष पहले हुआ है। 4 अरब वर्ष पहले, 4 वर्ष नहीं 4 अरब वर्ष या 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है, जो कि जल में न्यूक्लियो प्रोटीन के कणों के रूप में हुआ है, ठीक है। और कहीं कहीं 3.8 वर्ष पूर्व जो बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कशेरुकियां आदि जीव से हुआ है। तो इस तरह का उसमें संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है। और पृथ्वी के वायुमंडल में देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस नगण्य थी उस समय और मेथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड उस समय गैसें होती थी। लेकिन जैव विकास के फिर ये सब चीज़ें पहले की बात हो रही है, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा 21% हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कमी हो गई, ठीक है। इस तरह से करके जीवन का विकास हुआ, ठीक है। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, इन्होंने भी सिद्धांत को दिया। लैमार्कवाद जो कि एक फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1809 में उनका पुस्तक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिक, उनके पुस्तक का नाम था। उन्होंने इसी सिद्धांत को उन्होंने सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत को बोला गया लैमार्कवाद सिद्धांत। इन्होंने धारणाओं पर आधारित, इन्होंने मूल धारणाओं पर आधारित इन्होंने बोला कि बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव और अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, इस तरह के सिद्धांत को उन्होंने दिया। और इसके अलावा डार्विनवाद भी सिद्धांत दिए। चार्ल्स डार्विन, उन्होंने इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं डार्विन, उन्होंने भी डार्विनवाद सिद्धांत दिया और उन्होंने जो सारा चीज़ें विस्तृत किया, उनका पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ठीक है।
ठीक है। इसी में म्यूटेशन थ्योरी आ गई, जो कि ह्यूगो ड्यूब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दिया, ठीक है, ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। और इन्होंने नई जातियों की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट और अस्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है, इन्होंने ऐसा बताया। तो देर न करते हुए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से सबसे प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी वह है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस बिल्कुल नगण्य मात्रा में थी। और वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और देखिए, नील हरिशैवाल, कवक, अमीबा और इग्लूना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरिशैवाल, जो कि सबसे पुराना जीव है। ये ऐसा प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया, जिसका नाम है नील हरिशैवाल, ठीक है। और इसी प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी और धीरे धीरे अन्य जीवों के भी विकास में सहायक हुई। तो नील हरिशैवाल, जो कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, सबसे पहले इसी का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, डार्विनवाद, डार्विन द्वारा जो प्रस्तुत प्रकृति वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद को प्रतिपादित किया था। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक आपको पता है चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया था। और इनको बोला गया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं डार्विनवाद को। और इनकी पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो 1859 में छपा था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, लिखा गया था डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये भी पुस्तक बहुत ही फेमस है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने परिभाषित किया या समझाया? लैमार्क ने इवोल्यूशन को सबसे पहले समझाया। और उनका पुस्तक का नाम था 1809 में इन्होंने फिलोसफी जियोलॉजिकल, पुस्तक का नाम है फिलोसफी जूलॉजिक, ठीक है। इसमें सिद्धांत को समझाया, ठीक है। और विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। विकास के परिवर्तन को परिभाषित किया था। ये हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और ये एक बॉटनिस्ट थे, ह्यूगो ड्यूब्रिज ने दिया था, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। इनके अनुसार नई जो जातियां हैं उनकी उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली अस्पष्ट और अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होता है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है और उसमें म्यूटेंट कहलाता है, उत्परिवर्तन ही म्यूटेंट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सही सम्मिलित करना है, विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया है। और एक जीन्स एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने एक जीन्स एक एंजाइम की परिकल्पना किया। ओपेरान अवधारणा को दिया है जैकब और मोनोड ने ओपेरान अवधारणा दिया है। विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण, जो विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क थे उन्होंने परिवर्तन शरीर के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण होता है। तो बोला गया कि जो सांपों में पहले पैर होता था, ऐसा कुछ बोलते थे, ठीक है। तो अगर वो यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से उसका क्या हो गया, विलुप्त हो गया धीरे धीरे, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ों में देखेंगे कि आदमी को पूँछ होती थी, वो भी उसका अवशेषी अंग बोलते हैं उसको भी धीरे धीरे क्या हो गया, लुप्त हो गया, क्योंकि उसका कम यूज करने की वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। भारत का विशाल अन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में विलुप्त हो गया, वह चीता। लेकिन हाल में नामीबिया के द्वारा 8 चीता को भारत में लाया गया, उसको संरक्षित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर लाया गया 8 चीतों को। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नान मनुष्य, जो कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नान मनुष्य, ठीक है। और होमोसोपियंस का सीधा और अंतिम पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसोपियंस फासिल मानते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, डेनिसोवन कभी कभार समाचार पत्रों में आता है। डेनिसोवन जो कि एक आदि मानव जाति स्पीशीज के संदर्भ में है। डेनिसोवन कभी कभी समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। ये 2019 का क्वेश्चन है यूपीएससी का।
ये यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करते थे। पहली बार 2010 में साइबेरिया के गुफाओं में प्राप्त अस्थि के अवशेषों से ऐसा पहचान हुआ कि डेनिसोवन इस तरह की चीज़ें रहते थे, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्कियोप्टेरिस जो कि जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिस जो कि योजक घड़ी है, सरीसृप और पक्षी का एक योजक घड़ी है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए मैमथ पूर्वज, हाथी का पूर्वज मैमथ, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप है। मेसोजोइक सरीसृप है। डायनासोर आपको पता है एक रेप्टाइल्स होता था, विशाल का रेप्टाइल्स, जो कि मध्यजीवी और मेसोजोइक महाकल्प में थे। और मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया, जो कि है ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रीटेशियस कल्प। तो क्रीटेशियस में डायनासोर और पुष्पी, पादप और स्तनियों का विकास होता था। और अंतिम चरण में अगर देखा जाए तो महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के अलग होने पर पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों का क्या हो गया? विलुप्ति हो गया। और डायनासोर एक मेसोजोइक युग में थे। जीवों के इवोल्यूशन में अगर सही क्रम देखा था तो सैलामेंडर, अजगर और कंगारू इस तरह का है, ठीक है। तो इस चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वर्गीकी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको नेक्स्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे वर्गीकी को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोलते हैं वर्गीकी को, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है, इसी को वर्गीकी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक है। इन्होंने जीव जातियों के नामकरण के लिए द्विपद नामकरण, जिसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनकल्चर की पद्धति बनाई। उन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने द्विपद नामकरण पद्धति को बनाया। और जीवों के वर्गीकरण के संबंध में जो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। सबसे पहले देखा जाए वर्तमान में व्हिटेकर एक वैज्ञानिक थे। व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत प्रणालियों या 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दिया। इसमें से सबसे पहला अगर देखा जाए तो मोनेरा है। मोनेरा सेकंड है प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। थर्ड है कवक, जो फंगस है, फंगी बोलते हैं कवक। फोर्थ आता है पादप जगत। और फाइनली आपको पता है 5वां जो है जंतु जगत, तो आपको पता ही है जंतु जगत। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनेरा के विषय में एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन में। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव है उनको रखा जाता है। इसमें से जैसे माइक्रोप्लाज्म हो गया, जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और मतलब कहने का मतलब है माइक्रोप्लाज्म, जैसे मान लीजिए माइक्रोप्लाज्म एग्जाम्पल क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है। जैसे कि माइक्रोप्लाज्म के विषय में देखा जाए तो यह स्वतंत्र जीवन यापन करने वाली एक बहुत ही छोटा जीव है और स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। वहीं पर साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल के विषय में हम लोग देखे थे। ये सूर्य के प्रकाश और जल से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही नीलहरी शैवाल का ही जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन को छोड़ते थे, फिर ऑक्सीजन धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इस तरह करके ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई एक तरह से कहा जाए तो। और जीवाणु जो कि होते हैं बहुत ही सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय आद्य होते हैं जीवाणु, और इन्हें ही मोनेरा जगत में रखा जाता है, ठीक है। बहुत ही छोटे होते हैं जो जीवाणु होते हैं, मात्र 2 से 4 माइक्रोन के होते हैं और मानव आंखों द्वारा नहीं देख सकता है, इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, ठीक है। अगर पोषण के आधार पर देखा जाए जीवाणु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी एक परपोषी होते हैं। जीवाणु स्वपोषी जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, एक रसायन संश्लेषी होते हैं। तो इस तरह का चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो प्रोटिस्टा जगत, ये तो हम लोग देखे तो मोनेरा जगत के विषय में। अब प्रोटिस्टा जगत का अगर देखा जाए, इसके अंतर्गत
एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है कि यू से तो मतलब यूकैरियोटिक से थोड़ा सा पहले का, मतलब सबसे स्टार्टिंग पोजीशन जो होता है प्रो, मतलब विकसित अवस्था में नहीं होते हैं तो उनको प्रोकैरियोटिक जीव में रखा जाता है। वहीं पर थोड़ा सा अगर विकसित हो गए हैं तो उनको यूकैरियोटिक जीव में रखा जाता है। ये भी एक कोशिकीय होते हैं, इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है, जैसे कि शैवाल हो गए और संघ प्रोटोजोआ, ये सब जो कि यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय में रखा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जबकि मोनेरा जगत में जो रखा गया साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, कोई प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में ही भोजन अपना बना लेते हैं। जबकि प्रोटिस्टा जगत में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें गैस का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, तब जाकर अपना भोजन बनाते हैं ये लोग। ठीक है, और साथ ही साथ इनके जो वास्तविक जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है इसमें देखा जाए तो, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल स्वयं पोषी होते हैं, अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। और इसी आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक क्लोरोफाइसी बोलते हैं, एक रोडोफाइसी और फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो कि हरा शैवाल होता है, और रोडोफाइसी जो लाल शैवाल होता है, भूरा फाइसी को बोलते हैं फियोफाइसिस। ठीक है, तो और शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। और जो तीसरा जो है कवक है, कवक। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे जो स्टार्टिंग जो अविकसित अवस्था में था प्रोकैरियोटिक जीव, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, उसको मोनेरा जगत में रखा गया था। प्रोटिस्टा जगत में रखा गया था जो एक कोशिकीय तो है लेकिन थोड़ा सा विकसित अवस्था मतलब यूकैरियोटिक जीव है, तो उनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया था, जैसे कि शैवाल हो गए, संघ प्रोटोजोआ हो गए, ये सब हो गया। ये अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से बनाते थे, जबकि मोनेरा जगत में जो है एक कोशिकीय जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते थे बिना किसी क्लोरोफिल के से। ठीक है, अब जो थर्ड देखेंगे हम लोग फंगस के विषय में, फंगी के विषय में। ये जो कि संवहन उत्तक रहित थैलोपाइड में होते हैं, ये परपोषी होते हैं और इनका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। और खमीर, कुकुरमुत्ता, मशरूम जो होता है एक प्रकार के बिल्कुल कवक हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं लाइकेन भी एक मिश्रित जीव है, कवक और शैवाल के सहचर से बना होता है लाइकेन। इसके अलावा पादप जगत का देखो, पादप जगत थोड़ा सा बड़ा है होगा। पादप जगत ये प्रकाश संश्लेषण उत्पादक बहुकोशिकीय जीव होते हैं और स्वकोशिकीय जीवों को मिलकर शामिल किया जाता है पादप जगत में। इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर आते हैं, और उपभोक्ता होते हैं जो कि कंज्यूमर। 3 तरह के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जो पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड रहता है जैसे कि मनुष्य होगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। जो सब कुछ खाता है उसको टर्सरी कम्युनिटी, जैसे सर्वाहारी होते हैं वो सब, उनको टर्सरी कंज्यूमर में रखा गया। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए मरुस्थलीय पौधे हो गए और हाइड्रोफाइट्स हो गए, ये सब जो कि पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। हल्दी, ये सब पौधे उद्योग के विषय में देखा जाए, जैसे कुनैन है, कुनैन के विषय में सब हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट जो कि जंतु जगत है, जंतु जगत में इसमें समस्त कशेरुकी अकशेरुकी जीव को रखा जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार अगर देखा जाए तो जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट में आर्थोपेडा संघ हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 लाख से भी अधिक जो कि जातियां हैं और 15 लाख से अधिक कीट हैं। ठीक है, जो कि पादप, वहीं पर पादप जातियों की संख्या मात्र 4 लाख है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए कीटों तो कौन है? कीट सबसे 15 लाख कीट हैं, ये जंतु जगत में आते हैं। ठीक है, और जो सभी एक कोशिकीय जीवों में जो अलैंगिक विधि के द्वारा जनन होता है, अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्रायः विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। इसमें देखिए केकड़ा के विषय में देखेंगे हम लोग, सर्प के विषय में, ऑक्टोपस जो संघ के होते हैं, होमोथर्पेल जो कि रात्रिचर प्राणी जंतु को देखेंगे। तो सारे को इसमें भी डिवाइड किया गया कई पार्टों में। तो हम लोग बस डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जिन जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत को जातियों को बहुत संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला है और पहचान किया है,
तो जीवों में सबसे अधिक संख्या अगर किसमें है तो कीटों की संख्या है, लगभग 15 लाख कीटों की संख्या है और 10 लाख से अधिक जातियां हैं कीटों में। वहीं पर अगर पादप जानवरों में देखा जाए तो मात्र 4 लाख है। पादप जगत में मात्र 4 लाख है जो कि पादप में है। वहीं पे कीटों की अगर बात किया जाए, कीटों जगत में 15 लाख कीट हैं। वहीं पर नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, बिल्कुल करेक्ट है। और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, बिल्कुल ये दोनों ही करेक्ट हैं। गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उनको बोलते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु, ठीक है। तो होम्योथर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, जो शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इसके अंतर्गत जो पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, ठीक है। वहीं पर असमतापी जो कि जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, उसमें आते हैं मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग जो कि आ गया मत्स्य वर्ग आ गए, उभयचर वर्ग है, सरीसृप, ये सब जंतु जो कहता है इनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, वातावरण के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है इनका टेम्परेचर, ठीक है। आज जिसका टेम्परेचर एक रहता है उसको गर्म रुधिर में आते हैं। गर्म रुधिर में उनका टेम्परेचर हमेशा एक सा बना रहता है, जैसे पक्षी वर्ग इसमें आते हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, सही कथन को बताना है। गोल कृमि कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। उपस्थित मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है और उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। और इसके अलावा स्टार फिश, साप फिश, पाइप फिश, गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है वह है स्टार फिश, ठीक है। और इसके अलावा जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सब भी मछलियाँ नहीं हैं, ठीक है। लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है कि नाम से मिल रहा है, ठीक है। तो स्टार फिश हो गया। स्टार फिश के अलावा अगर देखा जाए तो जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ये सब जाते हैं मछली वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए रजत मीन, क्रेब फिश, जेली फिश और कैट फिश में से वह जो वास्तविक मीन मछली है वह है कैट फिश, एक वास्तविक मीन मछली है जो कि पंखहीन होता है, रजत फिश जिसको बोलते हैं। वहीं पे देखिए रजत मीन जो कि एक पंखहीन होता है, बहुत ही छोटा कीट होता है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश, समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है वह है समुद्री घोड़ा, जो कि वास्तविक रूप से मछली है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल, सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल मछली, ठीक है। और इसका जो लंबाई अगर देखा जाए तो 33 मीटर इसका लंबाई है और वजन 180 मीट्रिक टन 180 मीट्रिक टन है इसका वजन। और 35 मीटर जो इसका 35 से 33 मीटर इसका क्या होता है लंबाई होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहीं पे देखिए व्हेल प्राणी एक स्तनपायी वर्ग का होता है। इसके अलावा देखिए शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी जो कि है व्हेल है। फिन बैंक व्हेल और ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल और हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से जो दांत वाली व्हेलों में से सबसे विशालतम है वह है स्पर्म व्हेल, सबसे विशालतम है जो कि दांतों वाला होता है और 50 से 55 फीट लंबी होता है, 30 से 35 से लगभग 40-45 टन वजनी होता है। इसके अलावा देखिए एकिडेना, कंगारू, सेही और व्हेल में से वह जो अंडे देता है वह है एकिडेना जो कि अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, वह एकिडेना। इसके अलावा देखिए कंगारू हो गया, बच्चा देता है, सेही भी बच्चा देता है, व्हेल भी बच्चा देता है। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बैट बोलते हैं, ठीक है। चमगादड़ जो कि आकाश में उड़ने वाला एक स्तनपायी प्राणी है, ठीक है। और पक्षी वर्ग में नहीं आता, एक निशाचर है, नॉक्टूरल प्राणी है, नॉक्टूरल प्राणी मतलब रात में चलता है, ठीक है। और इसके जो अग्रबाहु होते हैं पंख में परिवर्तित होते हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं, लेकिन त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथों की अंगुलियों और शरीर के पिछले भाग से होते हुए पूंछ तक चली जाती है, वही उसी को पंख का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि पूरा मिला होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे आपने देखा होगा छतरी की टाइप होता है। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादड़, समुद्री घास,
समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में से जो स्तनधारी है वह समुद्री गाय, और समुद्री सिंह एक स्तनधारी है। ठीक है, और समुद्री घोड़ा एक कशेरुकी मछली होता है, और समुद्री शेर एक स्तनधारी है, समुद्री शेर। डॉल्फिन जो कि स्तनी वर्ग में आते हैं डॉल्फिन, वहीं पर सील भी एक स्तन प्राणी है। ठीक है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, गंगा नदी में पाई जाती है खास तौर से। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में पेंगुइन, व्हेल, आटर और कछुआ में से जो निःसंत प्राणी है वह है आटर उत्बिलाव। एम्फीबिया जो बताता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताते हैं, जो जल और पानी दोनों में जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उसको बोलते हैं एम्फीबियन वर्ग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानरों से पृथक करता है वह जानने की इच्छा। जानने की इच्छा वानरों में नहीं होता बल्कि आदमियों में होता है, तो यही थोड़ा सा डिफरेंट करता है। इसके बाद देखिए गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग, उटान में से जो कपी नहीं है वह लंगूर जो कपी नहीं है। और इसके अलावा देखिए मानव सदृश लघुत्तम रूप है गिबन का, लघुत्तम कपी है जो कि गिबन है। इसका राइट आंसर नील गाय, जिसे देखिए गाय, भकड़ी, भेड़ और हिरन कुल में से जो नील गाय आती है वह नील गाय जो आती है हिरन कुल में नील गाय आती है। वहीं पर देखिए हिरण, गिदड़, जेबरा और घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं वह गिदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। वहीं पर हिरण हो गया, जेबरा, घोड़ा में खुर पाए जाते हैं। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है ऑक्टोपस। ठीक है, इसमें मोलस्क जंतु है जो कि डेविल फिश के नाम से इसको जाना जाता है कभी कभी, और इसमें 8 भुजाएं होता है। ऑक्टोपस का नाम से पता चल रहा है कि 8 भुजाएं होता होगा। इनके सिर पे मुख और 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा भुजाओं पर 2 पंक्तियां में चूसक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव जो होता है कोलोसल एक्विड होता है, कोलोसल एक्विड, स्क्विड बोल सकते हैं। और केकड़ा, बर्ती, बिच्छू और मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीनों से अलग हुआ है केकड़ा। इसके अलावा देखिए बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, बिरुथी हो गया, ये सब जो कि आते हैं एरिक्नना ग्रुप से आते हैं। केकड़ा जो कि मैलेकोस्ट्रेट का जीव से आता है जो कि 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाइट लेगहॉर्न एक किस्म है, कुक्कुटों का एक व्हाइट लेगहॉर्न एक किस्म है। वहीं पर देखिए टीक और माइक वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी होते हैं, टीक और माइट वास्तव में। ठीक है, ये 2002 में क्वेश्चन आया हुआ, यूपीएससी में आता है। इसके अलावा देखिए जुगनू एक कीट होता है जो कि रातों में चमकता है, खासतौर से देखा जाता है। और इनका वैज्ञानिक नाम है, इनका जो जुगनू की चमक होती है, चमक किसकी वजह से होता है? ल्यूसीफेरस की वजह से। ल्यूसीफेरस की वजह से जो रातों में चमकते हैं, चमकना हुआ दिखाया जाता है, एक प्रकार के एंजाइम होता है, ल्यूसीफेरस की वजह से दिखाया जाता है। खटमल मकड़ी घरेलू मक्खी और मच्छर में से वह जो कीट नहीं है वह है मकड़ी जो कीट नहीं है। ठीक है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं और मकड़ी कीट नहीं है, सेम है। वहीं पे देखिए छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल और मच्छर में से वह जीव जो जिसका रक्त सफ़ेद होता है वह तिलचट्टा। क्योंकि ऑक्सीजन, आपको पता ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने से तिलचट्टे का जो रंग होता है, खून होता है, लाल नहीं होता बल्कि रंगहीन होता है, सफ़ेद होता है। और इसका रंग लाल नहीं होने का वही रीज़न है कि हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने की वजह से। इसी तरह काकरोच को भी देखे होंगे, काकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता, इसकी वजह से इसका भी रंग जो कि रंगहीन होता है, जो कि लाल नहीं होता है। ठीक है, और जैसे देखिए जब चींटियाँ काटती हो तो वे अंतःक्षेपित करती हैं फर्मिक अम्ल, मतलब अंदर की तरफ फर्मिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं, जिसकी वजह से शरीर में थोड़ा बहुत दर्द होता है, चुनचुनाहट होता है। फर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है, जिसकी वजह से इनका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, रबड़ के व्यवसाय में, फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का यूज किया जाता है
फर्मिक अम्ल, आई होप क्लियर हो गया। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो कि होता है गासमीर रेशम होता है, ठीक है, गासमीर रेशम होता है। रेशम एक प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है, ठीक है। कई तरह के रेशम के बहुत प्रकार हैं, मलबरी रेशम हो गया, टसर रेखा, ईरी रेशम, मूंगा रेशा हो गया। तो मकड़ियों को उत्पादित रेशम होते हैं उसको बोलते हैं गासमीर रेशम। वहीं पे देखिए टेप वर्म जो कि उभयलिंगी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। राउंड वर्म एक अलग अलग लिंग होते हैं इसमें। फाइलेरिया एक नेमोटोड होते हैं। वहीं पे गिनी कृमि एक सूत कृमि होते हैं। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः नॉक्टुरल होते हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू जो कि नॉक्टुरल होते हैं, जो कि रात में देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए केवल नर रक्त चूसते हैं, मच्छरों के बारे में है। मादा रक्त चूसती हैं, इसमें कौन सा सही इसमें बताना है। मादा पौधों का रस चूसती हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। केवल 2 और 5 सही है। मादा रक्त चूसती है और दूसरा 5वां है नर की अपेक्षा मादा के डैने जो कि बड़े होते हैं। मोलाक, ऊँट, जेब्रा और यूरोमैटिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रह करते हैं वह है ऊँट। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं जिराफ, ऊँट, कंगारू और कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है वह है कंगारू चूहा, ठीक है। कंगारू चूहा जो कि लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है और जिसके कारण प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित होता है, ठीक है। और कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी और कौवा में से वह जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है वह कंगारू चूहा। सर्पों का जो विष ग्रंथि है एक कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होता है। वहीं पे सांप के जो जहरीले विषदंत होते हैं जंभिका मैक्सिलरी दंत के होते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदभित। वहीं पे देखिए फैशन फ्लावर पादप, घटपर्डी, रात की रानी और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप होते हैं घटपर्डी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण और पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट रूपांतरण होता है वह पत्ता। सही सुमेलन करना देखिए ईस्ट जो कि कीड़वन से संबंधित होता है ईस्ट। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में कैसिन में दूध प्रोटीन होता है। आवृतबीजी एलोवेरा होता है। देखिए कीट बच्ची पौधा में घटपर्डी हो गया। अमरबेल तना परजीवी होता है। चंदन जड़ परजीवी। वहीं पर आर्किड होता है अधिपादप होता है। आर्किड अधिपादप होता है। इसके अलावा देखिए निफेंथिस खसियाना जिसको बोलते हैं घटपर्डी नामक दुर्लभ और आपातित पौधा पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो श्रेणी है, क्षेत्र है, पहाड़ी श्रेणी, वहीं पे पाया जाता है। और पौधे का वह भाग जो हल्दी प्राप्त होता है, हल्दी जो कि तना से प्राप्त होता है हल्दी, और हल्दी के खाने का लायक होता है जो कि प्रकंद तना वाला भाग को हल्दी खाने का योग्य होता है, ठीक है। एक बहुवार्षिक पौधा होता है हल्दी। इसका वनस्पतिक नाम है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा इसका वनस्पतिक नाम है, ठीक है। यह कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया में होता है, खासतौर से कर्नाटक, केरल, इस तरह के क्षेत्रों में। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह ड्रूप श्रेणी में रखा जाता है लीची को। और नेक्स्ट देखिए यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुबंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न कालपक्वता। आलू, शकरकंद, बंडा और जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से रूपांतरित जड़ होता है शकरकंद का। गन्ना, अदरक, आलू और शकरकंद में से वह जिसका संग्रह तना नहीं है वह है शकरकंद, जिसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो आलू, अदरक और गन्ना ये तीनों ही इनका तना शकरकंद होता है, जबकि इनका तना होता है जबकि शकरकंद का अंग तना नहीं होता है। तो इसमें आपको देखना है आलू का जो अंग होता है स्तंभ कंद होता है, लहसुन का शल्क कंद होता है, घनकंद होता है, प्रकंद होता है अदरक का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं ये 1996 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। शलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद में से वह जो तना है वह अदरक का है। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए सरसों, गेहूं, धान और मक्का में से वह जो इसकी फसल रोपाई की जाती है धान की। प्रकंद अदरक होता है, अस्कंद कंद आलू होता है, शलकंद लहसुन और घनकंद
जिमीकंद सूरन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू में से जो रूपांतरित स्तंभ होता है आलू का, आलू एक कंद ट्यूबर है, ठीक है। इसके अलावा आलू का कौन सा भाग खाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। आलू का जो भाग होता है तना खाया जाता है। जैव उर्वरक प्रबाल मूल, लाइकेन और कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर होते हैं, कवक मूल माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा के विषय में हम लोग देख रहे हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है, कवक और पौधे के मध्य एक सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। आपको पता है भिंडी एक ऐसा पौधा है, इसका एक पुष्पीय पादप होता है जिसका वनस्पति का नाम होता है अबेल मोस्कस एस्कुलेटस, जो कि एक तरह से कैप्सूल का फल होता है, कैप्सूल प्रकार का फल होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बीज होती हैं, इसका संपूर्ण भाग खाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला जो नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सजीवी। मटर पौधा है साग का। तना काट आमतौर के प्रयोग में किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग एक बंद कलियां हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च और हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है वह लौंग। लौंग प्राप्त होता है, लौंग जो कि प्राप्त होता है शुष्क पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है, ठीक है। शुष्क कली लौंग से लौंग प्राप्त होता है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं अदरक राइजोम से संबंधित है। केसर जो कि पुष्प की वर्तिका वर्तिकांग से संबंधित है। अफीम अधपका फल और सन जो कि तना का होता है। केसर होता है एक सूखा मिश्रण होता है इससे केसर, ठीक है। इसके अलावा अदरक प्रकंद ये सब देख ही लिए आप, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना होता है। आलू, मूली, भिंडी और शकरकंद में से एक जो फल है वह भिंडी है, इसमें बहुत सारे बीज होता है। और सच्चा फल जो नहीं है सेव नहीं है। इसके अलावा अंगूर, खजूर, आलू बुखारा ये सबका सच्चा फल है, सेव नहीं है। पादप कली एक भ्रूणी टहनी होता है। कार्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से। लहसुन का जो अभिलक्षणिक गंध होता है सल्फर यौगिक की वजह से लहसुन का अभिलक्षणिक गंध होता है सल्फर कंपाउंड के अलावा। इसके अलावा देखिए प्याज हो गया, सरसों का तेल हो गया, इसमें भी सल्फर पाया जाता है, ठीक है। ये लहसुन का तेल जो कि वाष्पशील होता है। वहीं पर अगर देखा जाए इसमें बहुत सारा सल्फर की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फोनिक अम्ल। अभी हमने बताया कि प्याज हो गया, सरसों का तेल हो गया, इसमें क्या पाया जाता है सल्फर पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वह है पुष्प होता है, क्योंकि पौधे के प्रजनन में सहायक होते हैं पुष्प। और एक पुष्प में अगर देखा जाए तो पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करता है। जो मिर्चा का तीछड़ा मतलब तीखा लगता है कैप्साइसिन के वजह से जो मिर्च होता है इसका तीछड़ा मतलब तीखा लगता है काफ़ी। और इसका जो रासायनिक सूत्र है C18H27 और NO3 होता है। और रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है शहतूत की पत्तियां पर रेशम की कीट पनपता है। रेशम, शहद, लाख और मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता वह है मोती। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं गन्ना, धृत कुमारी, कपास और महुआ में से वह जो औषधि फसल है वह है धृत कुमारी। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व है फिनॉल और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। कुलैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह आवृतबीजी पादप से प्राप्त होता है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। सिनकोना की छाल से मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। और मलेरिया आपको पता है मलेरिया में कुनैन का सिनकोना की जो छाल से कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है काफ़ी यूजफुल होता है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक औषधि होता है, ठीक है। और इसका उपयोग साथ ही साथ इसका जो उपयोग जोड़ों के दर्द जो कि एर्थराइटिस के रूप में यूज किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से। समुद्री घास प्राप्त होता है आयोडीन का। उत्पाद और स्रोत के विषय में देखते हैं अफीम जो कि संबंधित है फल से। हींग जड़ और
जोम से, और रबर जो कि तना से संबंधित है, कुनैन छाल से संबंधित है। सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है क्लोरोक्विन। कोरोना रोगियों को उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि है। इसके अलावा देखिए लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु और डायटम में से जीवों का वह समूह जिसके डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है। डायटम। सहतूत एक सोरोसिस फल है। इसके अलावा देखिए सन, पटसन, जूट, कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है वह है कपास। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेगुम मूल ग्रंथियों में। इसके अलावा देखिए बौना, गेहूँ, शंकर, मक्का, ट्रिटिकेल, सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य अनाज जो प्रकृति में नहीं पाया जाता वह है ट्रिटिकेल। ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई एक विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों है। ये किस्मों को निर्दिष्ट करता है। यह विशेषता इसमें यह है कि इनके तेल में यूरेसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। कैनोला जो कि IAS के 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। सूक्ष्म जीवाणु जो माइक्रोबैक्टीरिया है इसको देखा जाता है कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा इनको देखा जाता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट स्पंजी टिश्यू एक प्रकार की गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो आम। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और इन जीवाणु में हरा पौधा जो हरित लवक कहलाता है ये गलत है। नेक्स्ट देखिए ये जीवित व मृत की सीमा पर होते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बताना है कौन से सत्य हैं, गलत ये भी नहीं है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी नहीं है। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा पर होते हैं। ये तीनों ही सूक्ष्म बैक्टीरिया के बारे में गलत कथन है। नेक्स्ट देखिए मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, बिल्कुल क्लियर है क्योंकि पानी के अभाव में नीचे की तरफ जाते हैं कि जहाँ पे पानी इनको मिल जाए। और मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जड़ की तलाश में उनका जो मृदा का जो जड़ होता है मृदा के तरफ अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है कि जड़ कहीं से भी पानी की मात्रा मिल जाए। ठीक है। पानी की तलाश में लंबी होती है, देखिए यहाँ पे आया वो क्वेश्चन है। और मरुस्थल में जो फ्रियोटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पौधे जिनकी लंबी जड़ें होती हैं, लगभग 20 से 30 फीट मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलन या अनुकूलित पेड़ पौधों को बोलते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पौधे जो मानव युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। इसके अलावा देखिए कौन सा कथन सत्य है, 1 और 4। जेली रुदन का कारण होता है अम्ल की अधिकता। और सुषुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन होते हैं उसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं एम्फियोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं उसको बोलते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिनकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों की बालों में। हाइड्रोफाइट्स एक जलीय पौधे होते हैं। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम होता है जल का प्रकाशीय अपघटन। स्वजीवी और उत्पादक के विषय में स्वजीवी उत्पादक से संबंधित हैं, परोपजीवी उपभोक्ता से संबंधित हैं और मृतोपजीवी विबंधक से संबंधित हैं, वहीं पर तृणभक्षी प्राथमिक उपभोक्ता से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत जो आते हैं हरित पादप जो कि आते हैं प्रथम पोषण के अंतर्गत आते हैं हरित पौधे। आर्कियोबैक्टीरिया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोबैक्टीरिया जो कि एक समूह के उत्पादन के उपयोग में लाए जाते हैं वह मीथेन के। ठीक है। और ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं, इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। अधिकांश कीट जो कि शोषण करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती क्योंकि श्वास नहीं ले पाती हैं। और मछलियों में समानतः श्वसन होता है गलफड़ों की वजह से होता है, गलफड़ों से। ठीक है। और जल में जैसे ही बाहर निकालोगे मछलियों को वो मर जाते हैं क्योंकि इनका रिस्पायरेशन सिस्टम नहीं हो पाता है। इनका शोषण किससे होता है? गलफड़ों के द्वारा होता है क्योंकि
जो जल में घुली ऑक्सीजन है उनको ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि H2O होता है, जल को तो H2O बोलते हैं, इसमें जो ऑक्सीजन घुली हुई है इसी को लेकर श्वसन लेते हैं, इनको ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेब के फल में लाली का कारण होता है एंथियोसाइनिन, जो कि सेब के फल में लाली का कारण होता है। पपीते में पीले रंग का कारण होता है कैरिकोकाइजेनिक। ये देखिए, हाल में ही हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे में एक नई और भिन्न जाति की खोज की है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर है। उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है और यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है अंडमान द्वीप। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं IAS के 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पेसीज से संबंधित होता है। चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। खमीर एक तरह का उदाहरण है कवक का, वहीं पे ईस्ट और मशरूम फंगिस का उदाहरण है। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला जो मशरूम होता है वो कवक का एग्जाम्पल है। कपास का जो मुख्य घटक होता है सेलुलोज होता है। ठीक है, और खमीर कवक का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक होता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल के होते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे बोलते हैं म्यूटुअलिज्म बोलते हैं, जो कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूटुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन जो नग्न चट्टान का भी पारिस्थितिकी अनुक्रम का प्रारंभ करने में सक्षम वास्तव में सहजीवी साहचर्य हैं शैवाल और कवक के। नोस्कापिन प्राप्त होता है पोस्ता पापी से। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। ठीक है, तो हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है, इसका रंग सफ़ेद पाउडर होता है, या अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है मॉर्फिन पोस्ता का वैज्ञानिक नाम है पपेवर सोमनीफेरम होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो कि दर्द निवारक औषधि और निद्रा कारक के रूप में इसका किया जाता है मॉर्फिन, और सीधे ही तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो नर्वस सिस्टम होता है इस पर प्रभाव पड़ता है। तो अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके हुए या बिना पके फल के लैक्टेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है, वहीं पर मॉर्फिन पोस्ता के फल से प्राप्त किया जाता है। और अफीम का जो मुख्य अवयव है वह है मॉर्फिन। और अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी, जो कि पागलपन एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अफीम का जो एडिक्शन होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अफीम का वास्तविक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आई होप इसको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका के विषय में। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं मानव शारीरिक और क्रिया विज्ञान, जिसमें से आज का जो चैप्टर रहेगा कंकाल और मांसपेशियों तंत्र के विषय में रहेगा। और देखते हैं, सबसे पहले देखने से पहले एक बार हम लोग डीप डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको पता है कि कंकाल और मांसपेशियाँ जो भी चीज़ें होती हैं, इस मानव सहित जितनी भी कशेरुकों को एक आकृति या स्ट्रक्चर प्रदान करता है कंकाल और मांसपेशियाँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करता है मांसपेशियाँ और कंकाल, और शरीर को सहायता करना, मजबूत बनाना, गति प्रदान करने में सहायक होता है कंकाल और मांसपेशियाँ। तो मानव के कंकाल को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है वाह्य कंकाल। वाह्य कंकाल को पहला फर्स्ट पार्ट बोलते हैं। वहीं पर सेकेंड भाग को अंतः कंकाल कहते हैं, जो अंदर का जो कंकाल हो गया उसको बोलते हैं अंतः कंकाल। वाह्य कंकाल के अंदर जो वाह्य कंकाल मतलब स्केलेटन जो बोलते हैं, वाह्य कंकाल के अंतर्गत जो आता है बाल हो गया, रोम हो गया, नाखून हो गया, ये सब वाह्य कंकाल। वहीं अंतः कंकाल में इसको भी कई भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया अंतः कंकाल को। और इसमें अगर देखा जाए तो एक होता है अच्छी कंकाल होता है। वहीं पर सेकेंड जो होता है, सेकेंड को बोलते हैं उपांगीय भाग। ठीक है, अच्छी और उपांगीय। तो मानव शरीर में अगर वयस्क मनुष्य है तो उसके शरीर में 206 हड्डियां होती है,
और सारे मिलकर एक कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, और अच्छी वहीं पे 206 में अगर अच्छी कंकाल की हड्डियों को देखा जाए तो अच्छी कंकाल में टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं। शेष के जो वर्ग चढ़ा 126 हड्डियाँ वो उपास्थीय कंकाल में होती हैं। तो मानव शरीर का सबसे अगर छोटी हड्डी देखा जाए तो कान की हड्डी होती है। कान में एक स्टेपिज होती है, सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। वहीं पर सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। फीमर कहाँ पाती है? जो जांग की हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है। और वहीं पर खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और खोपड़ी में 29 में से 8 जो हड्डियाँ होती हैं वो मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल या ब्रेन केस अर्थात बोल सकते हैं कपाल बनाता है। ठीक है, शेष जो हड्डियाँ होती हैं 14 हड्डियाँ होती हैं। जो 14 हड्डियाँ जो होती हैं चेहरे का कंकाल बनाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ 6 हड्डियाँ कान में पाई जाती है, जिसमें से स्टेपिज भी है। स्टेपिज जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, इसके अलावा कशेरुक दंड के विषय में देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में अगर नौजवान आदमी है तो उसमें 26 हड्डियाँ होती हैं, बच्चों में 33 हड्डियाँ होती हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों को मिलकर एक रीढ़ की हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है, गर्दन का जो पहला कशेरुक है उसको बोलते हैं एटलस कशेरुक। क्या बोलते हैं? एटलस कशेरुक बोलते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं पसलियों के विषय में। तो मानव में जो पसलियाँ होती हैं, जो छाती की हड्डियाँ होती हैं, इसमें 12 जोड़ियाँ होती हैं। ठीक है, मतलब टोटल 24 होती हैं, 12 एक साइड होती हैं। और प्रत्येक पसली के सामने एक उरोस्ती होती है तथा पीछे की ओर एक वक्षीय कशेरुक होता है जिसको बोलते हैं थोरैक वेटर। सभी पसलियाँ मिलकर एक बेलनाकार पिंजरे का निर्माण करती, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, यही तो होती हैं छाती की हड्डियाँ। तो एक देखिए बेलनाकार का रूप ले लिया कि नहीं। ठीक है, तो बेलनाकार का निर्माण करती हैं, बेलनाकार पिंजरा का। इसी में देखिए आपका हृदय, ह्यूमन बीइंग का जो हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब जो कि इसी में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए मानव शरीर के जो विभिन्न प्रकार के उत्तक और अंग तंत्रों में लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, और मानव का जो अधिकतम भार होता है जो कि जल के द्वारा होता है, लगभग 60 से 70% जो कि भार होता है जल के द्वारा ही होता है। ठीक है, जल ही मनुष्य के भार को बढ़ाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल पीने से वेट बढ़ेगा। ठीक है, और मानव में अगर देखा जाए तो मुख्यतः 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। और मानव के शरीर के लगभग 65% भाग जो कि ऑक्सीजन का होता है। 6 में से 65% जो होगा ऑक्सीजन का होगा, और शेष में 18.5% कार्बन हो गया, 9.5% हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और नाइट्रोजन हो गया 3.2%, 1.5% कैल्शियम, फिर फास्फोरस होता है। ठीक है, तो हड्डियों को सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए लिंगामेंट एक संयोजी ऊतक होता है। जैसे मान लीजिए ऊतक होता है उसको बोलते हैं टिश्यू। लिंगामेंट बहुत ज़रूरी है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है, आगे हम लोग देखेंगे तो लिंगामेंट के विषय में देखेंगे। तो लिंगामेंट एक संयोजी ऊतक होता है जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, उसको बोलते हैं लिंगामेंट। वहीं पर एक हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है, उसको बोलते हैं कंडरा। हड्डी को हड्डी, एच टू एच बोल सकते हैं, हड्डी को हड्डी, और हड्डी टू मांसपेशियों को अगर जोड़ता है उसको बोलते हैं कंडरा। ठीक है, और इसके अलावा मनुष्य के दांत के विषय में अगर देखा जाए तो दांत में कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन ये सब होता है जो कि मजबूत दांतों को मजबूत बनाता है। और अगर फास्फोरस की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, फ्लोरीन की कमी होगी तो दांतों की मजबूती घट जाती है। और मानव के जीवन काल में टोटल 20 दांत जो कि 2 बार विकसित होते हैं। अधिकांश वयस्क स्तनी जो होते हैं डायफोडायंट होते हैं, जो कि इसके अलावा चौड़क दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, जिसमें से दांत भी 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य में। एक होता है इंसीजर, कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ, इसको इंसीजर जो एकदम दांत नुकीला होता है उसको बोलते हैं इंसीजर, जो कि 2 होता है, 2 करके 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद रदनक होता है, कैनीज की तरह होता है, इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रीमोलर्स हो गया जिसको बोलते हैं चौड़क हो गया। फिर फाइनली जो कि होता है
इसको अग्रचौड़क बोलते हैं, एक होता है अग्रचौड़क, एक चौड़क होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 32 दांत मानव के शरीर में होते हैं। ठीक है, और मनुष्य का जो जबड़ा होता है, मनुष्य के जबड़े की जो मांसपेशियाँ होती है सबसे मजबूत समझा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत हम लोग डिस्कशन कर लिए, ब्रीफ डिस्कशन। अब क्वेश्चनों को देखते हैं। इसी में से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार जो होता है जल से बना होता है, जिसमें से लगभग 60 से 70% टोटल भार का जल के द्वारा ही होता है। ठीक है, मनुष्य का वेट जो कि जल ही बनाता है। इसके अलावा देखिए इसके सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, सेम है। मानव शरीर में जिस तत्व का सबसे अधिक भार होता है वह है ऑक्सीजन, परसेंटेज सबसे अधिक होता है वह ऑक्सीजन। लौह, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन में से मानव के शरीर में जो सबसे ज़्यादा प्रचुर पाया जाता है वह ऑक्सीजन है। इसके अलावा देखिए लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। वयस्क मानव में होता है 206 हड्डियाँ। ठीक है, और इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कि कान की हड्डी में पाई जाती है। ठीक है, वहीं पे सबसे बड़ी हड्डियाँ होती हैं फीमर, जो कि जांघ की हड्डी में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियाँ पाई जाती हैं, जिसको डाईहाइड सहित अगर देखा जाए तो 29 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वह है कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ जो होती हैं 12 जोड़ियाँ होती हैं, और मानव के शरीर में पैर की हड्डी जो कि खोखली होती है, हॉलो होती है। इसके अलावा देखिए आर्थोप्लास्टी किसको बोलते हैं, कुल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन होता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को बोलते हैं आर्थोप्लास्टी। ठीक है, ये 3 बार क्वेश्चन आ गया है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य होता है कि दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति को सुधारना और आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों को प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन या शल्य क्रिया में किया जाना। इसका देखिए स्पाइनल कोड में से निकलता है 31 जोड़ियाँ तंत्रिका स्पाइनल कोड, और एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट, स्नायु बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट देखिए दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। इसका देखिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं से द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। इसके अलावा देखिए अस्थि और दांत निर्माण हेतु आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। इसका देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है वह है आयोडीन। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होता है, वह है विष दांत। इसके बाद देखिए अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है दंतवल्क होता है, और मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां हैं जबड़ों की। ब्रेस्ट बोन जो कि सुमलित है स्टर्नम से, कोलर बोन जो कि क्लेविकल से संबंधित है, वहीं पर जानुफलक नी नैप कैप बोलते हैं पटेला से, और स्कंद फलक जिसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड स्केपुला से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पाचन तंत्र के विषय में, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इसको भी देखने से पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में तो आपको पता है कि जितने भी भोज्य पदार्थ है उसको सरल और छोटे छोटे पार्टों में बदलना, जो कि कुछ रासायनिक और भौतिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से ही पाचन, छोटे छोटे पार्टों में बदलना, उसी को बोलते हैं पाचन। मतलब आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको छोटे छोटे पार्ट में बदलना किसकी हेल्प से, रासायनिक क्रिया हो सकता है, एंजाइम के उसमें पित्ताशय पित्तरस मिल जाए, HCl मिल जाए, तमाम तरह से चीज़ें आपको इनर बॉडी में मिलता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे पार्टों में टूट जाना, उसी को बोलते हैं पाचन। और फाइनली जो भोजन पचने के बाद अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाते हैं, और शेष जो निरर्थक पदार्थ होता है वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है।
ठीक है। इस सारे क्रियाओं को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना होता है, क्योंकि आजकल के लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। अगर देखा जाए पाचन तंत्र में मुख से लेकर गुदा तक जो एक लंबी आहार नालिका होती है, आहार नाल होती है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। इससे संबंधित बहुत सारे सहायक अंग भी होते हैं। जैसे मनुष्य के आहार नाल की लंबाई देखा जाए तो 8 से लेकर 10 मीटर तक होते हैं आहार नाल की लंबाई, ठीक है। और सबसे पहले मुख ग्रासन गुहिका होती है, उसके बाद ग्रास नली होता है, उसके बाद अमाशय होता है, ठीक है। तो इस तरह करके फाइनली गुदा आएगा, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले लार जो आपके जीभों के पास लार निकलता है, इसमें एंजाइम होता है लार का स्राव। लार जो होता है अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान अगर देखा जाए 6.8 होता है, ठीक है। हल्का अम्लीय होता है, बहुत ही कम मात्रा में। और इसमें लार में 99.5 भाग जो कि जल ही होता है, 99.5, ठीक है। और हर एक दिन देखा जाए तो लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर लार का स्राव होता है मनुष्य के शरीर से। लार भोजन को क्या करता है, गीला बनाता है, लुगदी बनाता है। जैसे आप खाते हैं तो उसको लुगदी बनाना, गीला करना, जिससे आसानी से निगला जा सके, अंदर जा सके। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, और लारी एमाइलेज भी बोल सकते हैं इसको, जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। और भोजन के साथ जो अन्य जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का भी काम करता है लार, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं एमाइलेज नामक एंजाइम भी लार ग्रंथियों से होता है। इसके बाद अग्नाशयी एमाइलेज होता है, ठीक है, जो कि अग्नाशयी एमाइलेज, अग्नाशय से अग्नाशयी एमाइलेज निकलता है, जो कि भोजन में जो उपस्थित मंड होते हैं उनको जल अपघटन में परिवर्तित करता है, ठीक है। यकृत, आपको पता है यकृत, हम लोग देखेंगे यकृत का जो आकार होता है कुछ, यकृत का आकार कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। यकृत का आकार होता है, ऐसे जुड़ा रहता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और ठीक डायफ्राम के नीचे होता है, और हल्का भूरे रंग का होता है और गहरा भूरे रंग का। इसका वजन अगर देखा जाए तो 1.5 kg का होता है, ठीक है। इसमें पित्त का रस, ग्लाइकोलिसिस, ये सब निकलता रहता है। और जितने भी विषाक्त पदार्थ हो गए, जैसे यूरिया का संश्लेषण भी पित्त करता है, ठीक है, यकृत करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पित्त के विषय में देखा जाए तो पित्त का भी जो क्षारीय होता है, इसका पित्त रंग जो होता है, पित्त ऐसा है, जो पीएच मान होता है देखा जाता है 7.6 होता है, जो कि क्षारीय होता है। 7 से ऊपर आता है तो क्षारीय होता है, 7 से नीचे रहता है तो अम्लीय। अगर 7 जिसका पीएच मान है उसको बोलते हैं उदासीन, ठीक है। और इसके अलावा अग्नाशय देखा जाए तो अग्नाशय भी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पित्त के बाद, यकृत के बाद, ठीक है। और यहाँ से अंतःस्रावित, इंडोक्साइन होता है, बहिस्रावित, दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्रावण होता है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावण अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ आएगा उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलें। पहला क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील जो क्षेत्र है वह है पीछे का भाग, एक संवेदनशील क्षेत्र है। तो मनुष्य के जो जीभ होता है उसकी आगे का भाग, जैसे जीभ हो गया, ठीक है, जीभ है, जीभ के जो आगे का भाग हो गया ये मीठा स्वाद को बताता है। वहीं के पीछे भाग जो कि पिछला पार्ट हो गया ये हो गया कड़वा भाग को बताता है। वहीं पर पार्श्व जो एक साइड का, इस साइड लेफ्ट राइट साइड का होता है उसको बोलते हैं खट्टे को प्रदर्शित करता है, खट्टे भाग को, ठीक है, खट्टे भाग को। और बीच का जो भाग है खट्टे और अग्र छोर, अगर देखा अग्र और किनारा छोर देखा जाए तो नमकीन का, ये वाला ये नमकीन को बताता है, नमकीन स्वाद को। तो जीभ का स्वाद भी देखिए हर जगह अलग अलग है। ऐसा नहीं कि आप जीभ खाते हैं तो मीठा का स्वाद कहाँ पे होगा, तो मीठे का स्वाद आगे का होता है, पीछे का भाग कड़वा, पार्श्व का भाग खट्टा होता है, वहीं पर अग्र छोर या किनारे वाला जो छोर होता है वो नमकीन के स्वाद का अनुभव कराता है। इसके बाद देखते हैं मानव शरीर में
पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। और प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की जो मुख्य गुहा में से पाचन प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लार स्टार्च प्रोटीन रेशे वसा में से जिनके पाचन में सहयोग करता है वह स्टार्च। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पर यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, एक गलत ऑप्शन है। तो यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक क्लियर है, ये सही है। यकृत में जो होता है पित्त रस की या पित्त की थैली होती है, जहाँ से पित्त रस पहुँचता है। जो इतने भी वसा युक्त भोजन होते हैं उसको पचाने में पित्त रस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा देखते हैं मनुष्य की मुख्य गुहा में से निम्नलिखित कौन सा पाचन प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन प्रारंभ होता है मनुष्य की मुख्य गुहा में से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? एक वायु उत्प्रेरक होता है जो कि जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है एंजाइम, ठीक है। एक प्रोटीन के रूप में होता है एंजाइम, ठीक है। क्वेश्चन करीब 5-7 बार आ चुका है। एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन होता है जिनका निर्माण होता है नाइट्रोजनी पदार्थ और अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम और विशेष कार्यों को संपादित करते हैं, ठीक है। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है, उसी तरह, ठीक है। इसका होने से देखते हैं जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टोज, डायस्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है उसको बोलते हैं जाइमेज। देखिए जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रियाएं की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ होता है उसको बोलते हैं एंजाइम। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है वह है यूरिया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, जैसे पित्त अम्ल हो गया, लाइपेज, पेप्सिन। 1 और 2 सही है। लिपिड्स का पाचन कुछ की उपस्थिति में होता है, पित्त अम्ल और लाइपेज। एंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है। इसका राइट आंसर अग्नाशय का स्रोत होता है, ठीक है। एंजाइम लाइपेज जो कि अग्नाशय का स्रोत होता है। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यह लिपिड्स के पाचन या अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है। और यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव तंत्र में ट्रिप्सिन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, टाइलिन और पेप्सिन में से पाचक एंजाइम जो है नहीं है, जो वो है गैस्ट्रिन जो कि पाचक एंजाइम नहीं है। टाइलिन के विषय में आपको पता ही है, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन भी है, ठीक है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जिसका श्रावण अगर देखा जाए तो ट्रिप्सिन का जो श्रावण होता है ये अग्नाशय से होता है। वहीं पर टाइलिन का तो आपको पता है लार ग्रंथि, लार से होता है, इसी में टाइलिन मात्रा होता है। वहीं पर अगर पेप्सिन का देखा जाए तो ये अमाशय से श्रावण होता है, अमाशय से श्रावण पेप्सिन का होता है, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिन जो वर्ड है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है जो आमाशय में जो जी सेल होता है और ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। और नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले जो एंजाइम होता है क्षुद्रांत में जोड़ता है, एक गलत है और आर सही है। इसके अलावा देखिए यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज में से प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वह है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का श्रावण जो होता है अग्नाशय से, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। इसको देखिए स्टार्च को जल से ग्लूकोज में बनाने के वाला एंजाइम है जो कि एमाइलेज है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है, ठीक है। इसका देखिए एमाइलेज ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बृहदांत्र से, मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बृहदांत्र से। मानव शरीर में क्षुद्रांत में 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही हाश्वसन है
शेषांत, मध्यांत, ग्रहणी, ये तीनों ही हैं। एंजाइम और उसके कार्यों को सही जोड़ा है ई कोलाई प्रतिबंधित डीएनए को विशिष्ट, और एंडोन्यूक्लियस जो कि स्थलों पर काटने के लिए इसका जोड़ा एक सही सुमिलित कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन स्टार्च और रेशे में से लार की सहायता जो करता है, लार की सहायता से जो पच जाता है वह है स्टार्च। ठीक है, तो लार में उपस्थित जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को शर्करा में तोड़कर उनके पाचन में सहायक करता है। साथ साथ देखते हैं मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में सक्षम है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मानव शरीर तो सेलुलोज के पाचन में सक्षम होता है। और इसके अलावा देखिए मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेम विद्यमान रहता है, ये सही है। ठीक है, लारी डायस्टेज जो होते हैं ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते हैं, जो सभी जो है मनुष्य के लार में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कराता है, यकृत में भंडारित रहता है, तो इसका राइट आंसर है यकृत है। इसके अलावा देखिए यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा का जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का जमा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, इसके विषय में हम लोग डिटेल्स में अध्ययन किए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय जो करता है, पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है वह है यकृत। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है, वह है वसा का। इसके अलावा देखिए समान मानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, ये ऑप्शन जो कि है करेक्ट है। और दूसरा है वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंडोरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, दोनों ही कथन सही है। पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस और जाइमेज में से वह एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है वह है पेप्सिन। इसका देखिए सही सुमेलित क्रम को बताना है। टाइलिन जो कि स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एजिंटोसिनोजन को एजिंटोओटेंसिन में बदलता है, जो कि करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन जो कि स्मूथ मसल में सिकुड़न प्रेरित करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिस। इसके अलावा सही सुमेलन को देखते हैं विटामिन और कैरोटीन के विषय में। एंजाइम विटामिन और विटामिन जो कि सही सुमेलन है कैरोटीन से, एंजाइम जो कि पेप्सिन से संबंधित है, और हार्मोन में देखिए टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये जो कि गुप्त हार्मोन होते हैं, और प्रोटीन जो कि एक होता है केराटिन, एक प्रोटीन है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही सुमेलन करना है। द्राक्ष शर्करा ग्लूकोज से संबंधित है, फल शर्करा फ्रक्टोज से, दुग्ध शर्करा जो कि लैक्टोज से संबंधित है, वहीं पर चीनी जो कि सुक्रोज से संबंधित है, स्टीविया जो कि प्राकृतिक स्वीटनर से संबंधित है। ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड चैप्टर में विटामिन और पोषण के विषय में। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन और पोषण के विषय में। ठीक है, इससे पहले हम लोग जितने भी स्केलेटन सिस्टम को देखे थे हम लोग, ठीक है, इसके अलावा हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें। अब देखेंगे हम लोग विटामिन और पोषण के विषय में। तो थर्ड चैप्टर है ये, सब चैप्टर है। तो देखिए सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन और पोषण। तो विटामिन शब्द का जो सबसे पहले अवधारणा किसने दिया था, इसको दिया था वैज्ञानिक का नाम है कैसिमिर फंक। ठीक है, जो कि 1911 और 12 में इन्होंने, जो कि पोलैंड के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पहली बार विटामिन शब्द का अवधारणा को निरूपण किया। तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किया गया उस समय। लगभग अब देखा जाए तो 20 प्रकार के विटामिन शब्द का प्रयोग हो चुके हैं। ठीक है, और अगर विटामिन में देखा जाए तो दो प्रकार में डिवाइड किया गया है इसको। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन, इसको याद करने का तरीका है बी और सी को याद कर लीजिए। जो जल में, आपको शेष जो बच रहा है
वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि ए, डी, ई, के, ठीक है, ये सब जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, ठीक है। इनको पूर्ण रूप से अगर स्पष्ट कोई किया है तो फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस ने किया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत प्रकार के विटामिन, जैसे विटामिन ए, तो इसको देखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, जीरोप्लाथेमिया हो गया, संक्रमण हो गया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। इसका स्रोत है जो कि गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, ये सब हो गया। वहीं विटामिन बी1 की बात किया जाए तो इसका कमी से रोग होता है, बेरी बेरी हो गया, और वृद्धि रुकना हो गया। और इसके जो स्रोत है जो कमी को दूर कर सकता है वो है अनाज, फली, सोयाबीन, दूध, ये सब हो गया। वहीं विटामिन बी2 हो गया, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन बी3, इसका जो नाम है आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारा। तो बी2, बी1 देख लिया आपने, बी2 को राइबोफ्लोविन हो गया, बी3 जो कि हो गया इसका नियासिन बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम। इसके कमी से होता है चर्म रोग। इसके अलावा देखिए बी5 हो गया, बी5 में इसका रासायनिक नाम है पैंथोथिनिक अम्ल, पैंथोथिनिक अम्ल हो गया। इसकी कमी से चर्म रोग हो गया, वृद्धि कम, ये सब, बाल सफ़ेद होना, ये सब चीज़ें हो गया। वहीं विटामिन 6 को देखा जाए, विटामिन बी6, इसका रासायनिक सूत्र है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक सूत्र है। इसकी कमी से सेम वही है, चर्म रोग हो गया, पेशियों में ऐंठन हो गया, रक्त छिड़ता हो गया। इसका जो स्रोत हो गया दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, ये सब जो कि, ठीक है। विटामिन सी, बी7 को अगर देखा जाए तो हो गया बायोटिन बोलते हैं, ठीक है, बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। बालों का झड़ना इसी से कमी से होता है। और विटामिन बी9 जो कि फोलिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है। बी12 साइनोकोबालेमिन जो कि होता है विटामिन बी12। विटामिन सी का जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है, उसका नाम है अस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन डी हो गया, अगर डी के विषय में देखा जाए तो डी के विषय में देखा जाए तो होता है कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक सूत्र है। इसकी कमी से सूखा रोग होता है, हड्डियों से संबंधित रोग होता है। वहीं विटामिन ई के विषय में देखा जाए तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी होता है, जननांग रोग होता है, पेशियाँ कमजोर होती हैं। वहीं विटामिन के को देखा जाए तो नैप्थोक्विनोन होता है, जो कि चोट पर रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होता है। तो हम लोग सारे विटामिन ए से लेकर के तक टोटल कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आया रहा होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे और पूरा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, जिसकी वजह से ये ह्यूमन बीइंग में बहुत काम आने वाला, ठीक है। आजकल के जो ह्यूमन ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों को भी जानना जरूरी होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है फल, सब्जी, पनीर और मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर में नए टिश्यूज का निर्माण करता है वह है पनीर। पनीर जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही पोषक तत्वों से भरा होता है, दूध से बना होता है, और इसमें इसको चीज़ भी बोलते हैं, इंग्लिश में पनीर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। वहीं पर प्रोबायोटिक खाद्य यंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देते हैं, देखिए दोनों ही कथन सही हैं। और इसका देखें न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जो कि होते हैं, जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव, फंक ने सबसे पहले आविष्कार किया था विटामिन शब्द को, ठीक है। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का सबसे पहले आविष्कार किया था, जो कि 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए जो कि मैककुलम जो कि विटामिन ए का खोज किए थे। विटामिन बी का ककुलम और विटामिन सी को जेम्स लिंड ने खोज किया था, ठीक है। अगर देखा जाए इनका ईयर्स के रूप में देखा जाए तो जेम्स लिंड ने 1747 में बताया था कि खट्टो फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव होता है, और खट्टो फलों में विटामिन सी पाया जाता है। वहीं पाल मूलर जो कि हैं, अगर विटामिन डी के देखा जाए तो पाल मूलर वैज्ञानिक है जो कि बोले कि
विटामिन डी का जो संबंधित अगर देखा जाए तो विटामिन ई को देखेंगे। पहले विटामिन ए को मैकुलन हो गया, और विटामिन बी को कैकुलम हो गया, और विटामिन सी जो कि जेम्स लिंड हो गया जो 1747 में किए थे। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि सहायक आहार कारक बोला जाता है विटामिन को। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं और प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर की। इसके अलावा देखते हैं भोजन के वर्ग, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के। इसके अलावा देखते हैं आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं विटामिन और उसकी कमी से रोग के विषय में देखते हैं। कैल्सीफेरॉल जो कि अस्थिरोगता से संबंधित है, वहीं पर नियासिन पेलेग्रा से संबंधित है, मतलब चर्म रोग नियासिन की कमी से होता है। वहीं पर कोबालिन जो कि संघातिक रक्त अल्पता को संबंधित है, वहीं पर थायमिन जो कि बेरी रोग से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है। ठीक है, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। विटामिन B6 जो कि धान की चोकर, राइस ब्रेन से प्रचुर स्रोत होता है विटामिन B6। ठीक है, और विटामिन B2 जो कि हरी सब्जियों से संबंधित, हरी सब्जी अंडे से इसका स्रोत है। विटामिन ई जो कि गेहूँ अंकुरित तेल हो गया। विटामिन के अल्फाल्फा से संबंधित है। ठीक है, देखिए हरी सब्जी जो सब्जी मिर्च हो गया, कुंभर, मटर हो गया, मूली में से सर्वाधिक विटामिन जो कि पाया जाता है मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम विटामिन पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, जो कि विटामिन सी होता है। कच्चे और ताज़े फल, दूध, घी, दालों में से विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वह है कच्चे और ताज़े फल। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। वहीं पर घाव भरने के लिए विटामिन A, B, C, D में से जो सहायक है वह है विटामिन सी। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, संतरा, सेव, गाजर और आंवला में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। गाजर, अमरूद, आम और संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरा में। विटामिन सी का जो अस्कॉर्बिक अम्ल नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड या अस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि लौह के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। देखिए विटामिन A, C, D और E में से शरीर में जो भंडारित नहीं होता विटामिन सी, जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन जिसकी कमी से खून का रक्त धीरे धीरे बढ़ने की बीमारी होती है उसको बोलते हैं विटामिन के। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत सारा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फास्ट वे में चल रहे हैं। रक्त का थक्का जिसको बोलते हैं रुधिर अस्कंदन बनने में आवश्यकता होती है विटामिन के की। इसके अलावा देखते हैं विटामिन जो प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग करते हैं विटामिन के। इसका देखिए विटामिन B12, C, K, A और आंत के जीवाणुओं द्वारा जो संश्लेषित होते हैं विटामिन B12 और विटामिन के। कथन और कार्य को देखते हैं। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित होते हैं। विटामिन B12 जल में विलेय होते हैं। दोनों ही कथन सही है। इसका देखते हैं नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा और काजू में से विटामिन डी का जो स्रोत है सूर्य की किरणें हैं, विटामिन डी का स्रोत है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B12 जो कि प्रति अरक्तता कारक होता है। विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक होता है। विटामिन ई बंध्यता रोधी कारक होता है। विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक होता है। वहीं भी देखते हैं विटामिन डी की अल्पता से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल
विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा से बनता है उसको बोलते हैं विटामिन डी। और कोलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम होता है विटामिन D3। और आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को, आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। नियासिन जो कि कमी से पेलेग्रा रोग होता है, चर्म रोग होता है। वहीं पे थायमिन की कमी से बेरी विटामिन B1 बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। वहीं विटामिन के का कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना, स्कंदन न बनना, उसको बोलते हैं विटामिन के की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। और मानव शरीर में यकृत, अमाशय, तिल्ली और उदर में से विटामिन ए में जो संचित रहता है वह यकृत में संचित रहता है। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी और पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक है, गाजर में है। वहीं पर सेब, पपीता, अमरूद और आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो कि आम है। रेटिनॉल जो कि जीरोप्लैथेमिया से संबंधित है। थायमिन बेरी संबंधित है। साइनोकोबालामिन जो कि रक्त अल्पता से संबंधित है। आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं ताड़, नारियल, गेहूं, अंकुर व राई, सरसों के तेलों में से विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल है। हम देखते हैं विटामिन सी और B1 संतरा से संबंधित है। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल से संबंधित है। विटामिन ई जो कि गेहूं अंकुर तेल से। विटामिन के एल्फाल्फा से। वही विटामिन सी नींबू से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम में से जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता वह विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है। और विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है वह है आम। ठीक है। आम में सभी फलों में से अगर देखा जाए तो अधिक विटामिन पाया जाता है और इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है आमों में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। गाजर हो गया। अगर पालक देखा जाए तो पालक में लौह तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त में जो हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है और ऑक्सीजन की परिवहन सुगमता से बनाता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उससे रतौंधी हो जाता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाता है, ये सही है, लेकिन हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो ऐसा नहीं होगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग तो हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हरी सब्जी खाने से उसको रतौंधी रोग हो जाएगा। और देखिए विटामिन में कोबाल्ट जो होता है B12 को बोलते हैं कोबाल्ट। B12 में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट एक खनिज लवण होता है जो कि विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 जो कि वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा इसकी कमी से तंत्रिका, नर्वस सिस्टम की जो फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। इसके अलावा देखते हैं साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 से संबंधित है। थायमिन विटामिन B1 से संबंधित है। हम देखते हैं नेक्स्ट A, C, D और E में से जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन C। और A, D, E और E में पानी में घुलनशील है विटामिन B। इसके अलावा देखते हैं कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन B और C है। विटामिन के बारे में सही कथन बताना है, जो कि कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं और कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं और कुछ विटामिन शरीर में जमा हो जाते हैं और विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखते हैं विटामिन जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है वह है विटामिन B6। ठीक है। रोग और कारक को देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और जो हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में सब मोस्टली उसी से क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए बस क्वेश्चन को घुमा रखा है। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग और स्कर्वी रोग होता है, तो यदि वह नहीं ले रहा है तो बेरी मतलब विटामिन B1 की कमी हो रही है। स्कर्वी रोग, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो तीनों की कमी है, इसकी वजह से बेरी सूखा और स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B3 हो गया पेलेग्रा जिसको बोलते हैं चर्म रोग, और विटामिन डी रिकेट्स और विटामिन फोलिक एसिड जो कि रक्त अल्पता को दर्शाता है।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। रेटिनाल जो कि नेत्र सूख कर लाल हो जाना रेटिनाल होता है। टोकोफेराल बंधता से संबंधित है। साइनोकोबालामिन जो कि विटामिन B12 बोलते हैं, घातक रक्त अल्पता से संबंधित है। पायराडॉक्सिन मानसिक व्याधि से संबंधित है। नियासिन, थायरॉक्सिन, राइबोफ्लोविन और पायराडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है वह है थायरॉक्सिन। थायमिन जो कि बेरी से संबंधित है। विटामिन डी सूखा रोग है। विटामिन ई से बंध्यापन होता है। विटामिन नियासिन जो कि पेलाग्रा से संबंधित है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, जो कि प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 89 KCl। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं फलियां जो अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। वहीं भी देखा है चावल, मूंगफली और सेव में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। देखिए नेक्स्ट, नारियल, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी में से प्रोटीन का जो स्रोत है, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में होती है। और हेयर, बाल में होता है केराटिन, बाल और नाखून में। इसके अलावा देखते हैं प्रोटीन की प्रचुरता वाले जो खाद्य पदार्थों के विषय में देखा जाए तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सही कथन बताना है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों को सामना कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वह है ग्लूटीन। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3500 से 4000 किलो कैलोरी की, और एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है 0। हम देखते हैं नेक्स्ट, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है वह है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फास्फोरस एक ऐसा वो है कि हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में, ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल और वसा और टोकोफेराल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है वह है अमीनो अम्ल। जामुन हो गया, करौदा हो गया, लोकाट, अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा करौदा में पाया जाता है। लौह प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है? करौदा में। इसके अलावा देखिए कैल्शियम, लौह और सोडियम में से जो मानव शरीर की पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है, तीनों ही कैल्शियम, लौह और सोडियम पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है। और विटामिन, आयरन और वसा और कार्बोहाइड्रेट में से सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है आयरन की। गाजर, मटर, चावल और पालक में से लौह का सबसे अच्छा स्रोत है पालक। सेम, अंडा और हरी सब्जियों और दूध में से लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें अमाइलेज का बाहुल्य होता है। दूध में देखिए मिठास आता है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है। दूध में विद्यमान सैकराइड जो कि लैक्टोज के कारण होता है। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वहीं पे देखा जाए गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण होता है कैरोटीन की उपस्थिति। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थिति होता है कैसिन के साथ कैरोटीन की। वहीं पे दूध का सफ़ेद रंग कैसिन से संबंधित है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा जो होता है 7.2% हुआ होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कैसिन दूध होता है प्रोटीन। दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण होता है वह है कैसिन। इसके बाद देखते हैं एग्लूटिलिन, कैसिन और मायोसिन और हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है इसका राइट आंसर है कैसिन। सैक्रिन एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। वहीं पे एड्रेनालिन हार्मोन से संबंधित है। थायमिन विटामिन से संबंधित है। क्रिएटिन जो कि प्रोटीन से संबंधित है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन B12 जो कोबाल्ट से संबंधित है। हीमोग्लोबिन लोहा आयरन से संबंधित है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम से संबंधित है। पीतल जो कि तांबा से संबंधित है। इसके अलावा खाने का नमक हो गया सोडियम क्लोराइड, और कपड़े धोने का सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, और
खाने का नमक सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। चैल्कोपायराइट जो कि संबंधित है तांबा से, इसको आप जानते हैं, सारे को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक, ये भी सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कपास, बाल, लूता, रेशम और खुर में से जो पदार्थ में प्रोटीन नहीं होता वह कपास। वे तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके बाद देखिए उष्मा, अवरक्त कीड़े, एक्स कीड़े और भारी धातु लवण में से प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, वह है अवरक्त कीड़े। देखिए एंजाइम के संदर्भ में सही कथन है, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, यह शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। इसके बाद देखते हैं तरुण और वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता दैनिक मात्रा में लगभग 45 ग्राम होता है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता 65 से लेकर 70 ग्राम होता है, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है, जो कि दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों जो बोतल का दूध पीता है और माँ का दूध में इसमें क्या लक्षण होता है, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है और उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं और उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। जो कि 1, 2, 3 सही है और चौथा जो कि गलत है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसके अभाव में लवण का कमी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट में से दूध घटिया स्रोत होता है विटामिन सी का। विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है, विटामिन सी जैसे ही पाएगा फट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, और स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र है C6H10O5 होता है और इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिड बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में सही कथन है, दोनों का वानस्पतिक उद्भव होता है, दोनों बहुलक हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। आयोडीन के साथ स्टार्च रंग प्रदान करता है जबकि सेलुलोज नहीं। ए, बी, सी और डी में से वह जिसे हार्मोन माना जाता है वह विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। दूध में कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट है। कुपोषण होता है एक अतिपोषण, अल्पपोषण और असंतुलित पोषण से कुपोषण होता है, ठीक है। कुल मिलाकर प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से कुपोषण का रोग होता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। समान भोजन में 75 ग्राम वसा भी होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, गलत है। और आवश्यक अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं, एक करेक्ट है। अलसी जो होता है ओमेगा 3 वसी अम्ल का स्रोत होता है अलसी, तो अलसी में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 वसी अम्ल पाया जाता है अलसी में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोठ, मई, जई, मूंग और अलसी में से अल्फा लिनोलेइक अम्ल जो कि 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है अलसी। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य प्रमुख तत्वों में सम्मिलित होते हैं कैल्शियम और पोटेशियम। विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पर देखा जाए तो विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, तो ये ऑप्शन कारक तो गलत है लेकिन कथन सही है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, एक सही ऑप्शन है। और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मानव शरीर अपने सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, बिल्कुल करेक्ट, ये गलत है। और सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता, लेकिन अगर शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा देखिए मानव शरीर में ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप में शामिल होते हैं, बिल्कुल गलत है।
और अनिवार्य अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, एक सही ऑप्शन है। और सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं दूध, अंडे और मांस और सोयाबीन में। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा और क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। गेहूं, जौ और मक्का में से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। और देखिए हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा के निकट अवरोधक का काम करता है शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज में से वह जिसे चपाचपई प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलता है वह है वसा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो कि प्रोटीन का होता है। वहाँ भी देखते हैं सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है और इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। दोनों ही कथन सही है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, सही ऑप्शन है। वहीं पर असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध होता है, एक गलत ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उनके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होता है। इसके लिए इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? तो कंपनियों के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों में नहीं निर्मित किए जाते हैं और कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं और ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसका देखिए ट्राइग्लिसराइड एक वसा होता है और नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे श्वसन तंत्र को, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा।